नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। प्रधानमंत्री ने अपने गुजरात दौरे के दौरान आज विकास की हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देश को सौगात दी है। तो आस्था की डुबकी भी लगाई। क्या रहा प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे में, खास करेंगे विस्तार से चर्चा। बताएंगे संदेश खाली में आज भी दिन भर क्यों होता रहा हंगामा। बताएंगे साथ ही मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से मुद्दों पर साझा किए अपने विचार। होगी बात यूपी में पेपर लीक के बाद की हो रही पुलिस की कार्रवाई की। इसके अलावा भी बताएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, राजकोट से 5 एम्स राष्ट्र को किए समर्पित। कहा 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मिली थी मंजूरी, वो भी नहीं हुए थे पूरे। अब बीते 10 दिन में 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी ने द्वारका में देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का किया उद्घाटन। देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 52,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। गहरे समुद्र में गोते लगाकर किए जलमग्न द्वारका के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा देश के बजाय परिवार की सेवा करने में बर्बाद की अपनी सारी ऊर्जा। कांग्रेस में काम करने की नहीं है इच्छा शक्ति, उनके शासन में सिर्फ होते थे घोटाले। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने नारी शक्ति सहित जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर साझा किए अपने विचार। कई गुमनाम नायकों का किया जिक्र। कहा वन्य जीवों की भलाई के लिए हो रहे इनोवेशन। चुनाव के मद्देनजर 3 महीने तक नहीं होगी अब मन की बात। पश्चिम बंगाल पुलिस ने स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली का सच जानने से रोका। हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। टीम ने लगाया सच्चाई छिपाने का आरोप। भड़की भाजपा, एनआईए से जांच कराने की मांग। महिलाओं ने फिर किया झाड़ू के साथ प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खजुराहो में बूथ कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा भाजपा ने बीमारू मध्य प्रदेश को पुनर्जीवित कर बनाया विकसित राज्य। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस हरकत में। खंगाले जा रहे हैं नकल माफियाओं के नेटवर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक को बताया राष्ट्रीय पाप। कहा ऐसे तत्वों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई भविष्य के लिए होगी नजीर। रांची टेस्ट में भारत का पलटवार। इंग्लैंड की टीम को दूसरी पारी में 145 रन पर समेटा। 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिन का खेल खत्म होने पर बनाए बगैर किसी नुकसान के 40 रन। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका के बाद आज राजकोट पहुंचे तो वहां भी उन्होंने विकास की सौगातों की झड़ी लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में करीब 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने आज 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित किए। राजकोट की सड़कों पर प्रधानमंत्री का ये भव्य स्वागत लोगों के जोश और उत्साह को दिखा रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री का राजकोट दौरा देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी सौगात बनकर आया। पीएम ने राजकोट से देश भर के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने एक साथ 5 एम्स का लोकार्पण किया। ये एम्स गुजरात के राजकोट, पंजाब के बठिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मलकानगिरी में स्थित हैं। एम्स राजकोट सहित ये सभी संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं।
इनसे लोगों को बेहतर उपचार की सुविधा मिलेगी। आजादी के 50 सालों तक देश में सिर्फ एक एम्स था और वो भी दिल्ली में। आजादी के 7 दशकों में सिर्फ 7 एम्स को मंजूरी दी गई, लेकिन वो भी कभी पूरे नहीं बन पाए। और आज देखिए, बीते सिर्फ 10 दिन में, 10 दिन के भीतर भीतर 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसलिए ही मैं कहता हूं कि जो 6-7 दशकों में नहीं हुआ, उससे कई गुना तेजी से हम देश का विकास करके देश की जनता के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। एम्स के साथ साथ पीएम ने स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी कई और परियोजनाओं का भी उपहार दिया। पीएम ने 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने पुदुचेरी के कराईकल स्थित JIPMER के मेडिकल कॉलेज और पंजाब के संगरूर में PGIMER के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर सहित कई अस्पतालों की सौगात दी। पीएम ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की लगभग 2280 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें 2 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की शुरुआत भी शामिल है। पीएम ने राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान झज्जर का भी लोकार्पण किया। इसे आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पीएम ने कहा कि उन्होंने जहां-जहां एम्स की स्थापना की गारंटी दी थी, वहां-वहां उसका शिलान्यास किया और अब उसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। मैंने यूपी के रायबरेली को एम्स की गारंटी दी थी। कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। मैंने रायबरेली एम्स का 5 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। स्वास्थ्य के साथ साथ पीएम ने सड़क, रेल, बिजली, शिक्षा और सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें नए मुंद्रा से पानीपत क्रूड ऑयल पाइपलाइन की आधारशिला भी शामिल है। इससे पहले रविवार को ही पीएम ने गुजरात के द्वारका में विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। पीएम ने वाडीनार में पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने रेल विद्युतीकरण, सड़क कनेक्टिविटी और अन्य सुविधाओं से संबंधित कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। देश में तेजी से हो रहे विकास का जिक्र करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था, तो देश बनाने की याद कैसे आती? इनकी पूरी शक्ति इसी बात पर लगती थी कि 5 साल सरकार कैसे चलाएं, घोटालों को कैसे दबाएं। प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी जिन विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया, उनसे नए भारत की विकास यात्रा को बखूबी समझा जा सकता है। ये पहल आम आदमी का जीवन बेहतर बनाने के केंद्र के प्रयासों को साफ दिखा रही है। इनमें अमृतकाल में विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे देश की आकांक्षाओं को भी देखा जा सकता है। अश्वनी मिश्र और धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के द्वारका में भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने बेट द्वारका और द्वारकापुरी को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का आज लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने समुद्र में समाई हुई द्वारका के दर्शन किए तो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के विकास को विकसित भारत के लिए जरूरी बताया और पहले की कांग्रेस सरकारों पर वो जमकर हमलावर भी नजर आए। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका धाम को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहां
जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। द्वारकापुरी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने बेट द्वारका और द्वारकापुरी को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही है नए भारत की नई तस्वीर। इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया। इस पुल की लंबाई 2.25 किलोमीटर से अधिक है। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इसमें 152 केबल का प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला साल 2017 में रखी थी। रत्नाकर सागर में बना ये पुल इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। देश की धार्मिक नगरी में बना ये सेतु भगवान श्री कृष्ण से जुड़े प्रतीकों से सुसज्जित है। पुल में मोर पंख, भगवत गीता के श्लोक और सुदर्शन चक्र अंकित हैं। करीब 980 करोड़ की लागत से बना ये सेतु भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के सेतु के रूप में भी पहचाना जाएगा। मान्यता है कि बेट द्वारका वही स्थान है जहां श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई थी। मुझे बीते दिनों देश काज करते करते देव काज के निमित्त देश के अनेक तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य मिला है। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। मैं सभी देशवासियों को इस आधुनिक और विराट सेतु के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बेट द्वारका में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री ने सप्तपुरियों में से एक और 4 धाम में शामिल द्वारकाधीश की विधि पूर्वक पूजा की। यहाँ विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण विराजते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा राजा के रूप में होती है। ये स्थान गोमती नदी के तट पर और अरब सागर के किनारे पर स्थित है। 5 मंजिले मंदिर की वास्तुकला चालुक्य शैली की है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने शारदा पीठ के शंकराचार्य से भी आशीर्वाद लिया। सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारकापुरी में बनते नए इंफ्रा और सुदर्शन सेतु से होती नई पहचान दिव्यता का अनुभव कराएगी। वहीं प्रधानमंत्री ने विरासत से विकास के संकल्प को दोहराया। उन्होंने समुद्र में समाई हुई द्वारकाधीश के भी दर्शन किए। गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्त भारत की वैभवशाली तस्वीर एक बार फिर आज मजबूत हुई है। द्वारकापुरी से नीरज और अश्वनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो प्रधानमंत्री के गुजरात के दौरे में क्या रहा खास, इस पे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। माँ हमें दुनिया की काली नजर से बचाती है। माँ हमारे सपने सजाती है। माँ हमें पढ़ाती है, बढ़ाती है। माँ हमें पैरों पर खड़ा करती है। माँ हमारे लिए कितना स्ट्रगल करती है। माँ हम सबको मजबूत बनाती है, लेकिन माँ को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। किसी को नल देकर, किसी को गैस, किसी को टॉयलेट देकर, किसी को बिजली, किसी को लोन देकर, तो किसी को डिजिटल बनाकर। मेरी माँ मजबूत तो भारत माँ मजबूत, ये मोदी सरकार की गारंटी है। थैंक यू मोदी जी। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। एक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ नाइट में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको खबरें दिखा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी हुई। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, पीएम मोदी का गुजरात दौरा, आस्था भी विकास भी, क्योंकि ये दोनों ही रंग प्रधानमंत्री के गुजरात के दौरे में दिखाई पड़े। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जपन पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जपन जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आस्था भी और विकास भी, और प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो देश काज करते करते देव काज, एक तरीके से जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, ये भी दिखाई पड़ रहा है। तो विकास भी है और आस्था का पुट भी साफ तौर से दिखाई पड़ा प्रधानमंत्री के दौरे में। गुजरात के दौरे पे जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि जो आगे की सरकारें थी उन्होंने एक तरह से विकास और विरासत को कॉन्फ्लिक्ट में ला दिया था। ऐसे पिक्चर खड़ा किया था कि विकास और विरासत दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो विरासत को भुला के विकास कर सकते हैं, इस तरह की बात की थी। लेकिन विकास और विरासत दोनों एक साथ शक्य है, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते, एक दूसरे के पूरक है, कॉन्फ्लिक्ट अवस्था में नहीं है। ये प्रधानमंत्री ने परसों कहा था। और उसी अनुसंधान में आज के दिन भी हमने देखा कि एक तरफ तो ये सुदर्शन सेतु का ओपनिंग हुआ, उसके साथ साथ काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी ओपनिंग हुआ। जैसे मैं आज
के दिन का जो राजकोट का प्रोग्राम है उसको तो कहूंगा लाइफलाइन एंड पाइपलाइन। आप देखिए कच्छ के कोस्ट से पानीपत तक यानी दिल्ली के नदी तक क्रूड ऑयल पाइपलाइन से जाएगा, तो कितनी ट्रेन कितने हाईवे पे उतना बर्डन कम होगा, गुंजाइश रहेगी कि वहां पे और ट्रैफिक चले। और ये बड़ी पाइपलाइन का उन्होंने उद्घाटन किया। ये तो हो गया पाइपलाइन। जहां तक लाइफलाइन का सवाल है, उन्होंने काफी सारी आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 50 सालों में सिर्फ एक एम्स बना, 70 सालों में 7 एम्स की बातें हुई, लेकिन 10 सालों में इस सरकार ने 10 एम्स, नई एम्स उनको अप्रूवल दे दिया है और उसमें से कुछ का आज रियलाइजेशन भी हुआ। आज जो हुआ बल्क में हुआ, एक साथ 5 एम्स का एक तरह से आज राजकोट की एम्स तो आज शुरू भी हो गई 250 बेड की। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात में अब तक ये था कि सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों से लोग अहमदाबाद आते थे असारवा सिविल हॉस्पिटल में सारवार के लिए, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इस एम्स की बदौलत यह समय भी आ सकता है कि मेनलैंड अहमदाबाद से भी लोग राजकोट जाए, सुपर स्पेशलिटी का एम्स का लाभ। रिवर्स पलायन वाली कह सकते हैं, कहा जाए स्थितियां इस प्रकार से हो गई हैं कि 9 जगह पर बिल्कुल वहां तक लोग पहुंचते नजर आएंगे। शेखर जी, आपको लगता है कि चूंकि एम्स की बात जपन पाठक जी भी कर रहे थे, तो ऐसे में रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में एम्स आज उसकी भी शुरुआत हुई है, ये सिंबॉलिक नहीं बल्कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचायक है कि सीकचों में बटी हुई राजनीति से ऊपर उठकर कैसे देश हित में विकास को किया जाए, जमीन पर उतारा जाए। कम से कम वो तस्वीर साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। शेखर जी। बिल्कुल नरेंद्र जी, देखिए रायबरेली एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी इतने सालों से रहा है। एक परिवार के 3-3 पीढ़ियां उसकी रिप्रेजेंट किए पार्लियामेंट में, फिर भी एम्स का उद्घाटन अभी हो रहा है, जब वहाँ के इलाके पे बहुत ज़रूरी है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। और इस सरकार की लगातार एक पॉलिसी रही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना हो सके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होनी है, ताकि लोगों को बड़े शहर आने की ज़रूरत नहीं है। सारा सुविधाएं, सारे एक्सपर्ट जो हर स्पेशलिटी की जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी वहाँ से उनकी सेवा मिले। तो जैसे आज बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री दोनों चीज़ें, मतलब अस्मिता, विरासत और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस तरह कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी बढ़ाने की जो सारे प्रोजेक्ट्स आज हैं, वो अपने आप में सब खास है। और सारे चीज़ों को लेकर देखिए लगातार इसकी मतलब जब से प्लानिंग हुई है पिछले 10 साल में, एक टाइम बाउंड मैनर से ये चीज़ें खत्म हुई है प्रोजेक्ट भी। इसीलिए आप देख रहे हैं कई जगह पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो रहा है। तो हमेशा कहा जाता था भाई पहले तो शिलान्यास हो जाता था और कोई भूल जाते थे, लेकिन अभी इस सरकार ने पिछले 10 साल में जो ट्रैक रिकॉर्ड रखी है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं और उनके कार्यालय लगातार जिस तरह प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक, वो अपने आप में एक मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस है। नरेंद्र जी, बिल्कुल। जपन जी, आपको लगता है कि जिस प्रकार के प्रकल्पों की शुरुआत आज ही नहीं बल्कि हमने बीते कुछ तमाम वर्षों में देखा है कि गुजरात में लगातार हो रहा है, उसकी विकास यात्रा को तो तेज गति से बढ़ा ही रहा है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर पर्यटन को भी आस्था के एक बड़े केंद्र के तौर पर विकसित करने के प्रकल्प के तरीके से भी स्थापित होना और लोगों की सुविधाएं, सुगमताओं का ध्यान रखना, जमीनी जरूरतों को पूरा करना, ये सब व्यवहारिक सोच भी दिखाई पड़ रही है। तो मैं आपको तेजी से आपके दोनों कंपोनेंट का जवाब दे दूं। पहला तो ये कि गुजरात में पिछले 3 दिनों में 1,10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का या अनावरण हुआ या भूमि पूजन हुआ या उद्घाटन हुआ, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये आपने देखा होगा 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने वो फ्लैश लाइट मोबाइल की प्रेक्षकों से, ऑडियंस से कहा था कि आप जलाइए, तो वो उसी चीज को मार्क करने के लिए था कि गुजरात की स्थापना के बाद या आज़ादी के बाद सबसे बड़े रकम के ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनावरित किए गए या लोकार्पित किए गए। इसके साथ आपने जो विरासत की बात की, देखिए कल ही राम मंदिर जो अयोध्या में नया बना है, कल ही आंकड़ा आया है 50 लाख लोगों ने अभी तक वहां विजिट कर लिया। आप देखिए सोमनाथ के 1 करोड़ विजिटर होते हैं 1 साल के, राम मंदिर ने अभी 1 महीने का समय हो गया 50 लाख विजिटर आ गए। अब ये 50 लाख विजिटर आएंगे, तो मैं भी गया था राम मंदिर के उद्घाटन में, तो हमने टैक्सी वाले को पैसा दिया, रेलवे स्टेशन से जाके हमने होटल वाले को पैसा दिया, हमने कहीं पे कुछ खाया, तो हम करीब 25-30 हजार रुपए वहां डाल के आए। तो ये जब यही बात है विरासत और विकास की। आज प्रधानमंत्री ने यहाँ पे अंडर वाटर जाके ये एक प्रमोशन कर दिया है, जो द्वारका में अगले दिनों में गुजरात सरकार एक सबमरीन चलाने वाली है, सबमरीन टूरिज्म,
कि जो नीचे जाके आप पुरानी कृष्ण भगवान के जमाने की द्वारका के अवशेष देख पाएंगे, जो डॉक्टर एसआर राव ने एक्सकेवेट किए थे, उस समय पे ढूंढ निकाले थे। और प्रधानमंत्री को इसमें काफी सालों से दिलचस्पी है। मुझे याद है वो मुख्यमंत्री बने उसके कुछ साल बाद यहाँ पे एक अर्बन समिट की थी, उसमें भारत के विख्यात आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसआर राव को बुलाया गया था और इस मामले में डॉक्टर एसआर राव ने एक लेक्चर भी दिया था। तो तब से उनकी रुचि है, लेकिन अब सरकार केंद्र में अब है, तो अब ये सब काम तेजी से हो रहे हैं, तो विरासत और विकास वहां भी होगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं, सुदर्शन सेतु जो बना है वो विरासत के लिए तो काम आएगा ही, पिलग्रिम्स तो जाएंगे ही ऊपर, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी आप देखिए, स्ट्रॉन्ग करंट है उसके सामने, उसका प्रोटेक्शन है। 250 किलोमीटर तक का चक्रवात आएगा, क्योंकि वहां पे काफी चक्रवात भी आते हैं, साइक्लोन, उसके सामने भी उसका प्रोटेक्शन है। भूकंपग्रस्त विस्तार है कच्छ, हम जानते हैं 1956, 1819, 2001 के बिल्कुल जपन जी, उसके सामने भी उसका प्रोटेक्शन है। एक तरह से वो एक इंजीनियरिंग का भी मार्वेल। तो यही विकास और विरासत दोनों साथ साथ कदम ताल करते दिखाई पड़ते हैं, और पूरक विकास आस्था के साथ पूरक है, विरासत के साथ, ये संदेश भी है। शेखर जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जब आज अपनी विकास यात्रा को कहीं ना कहीं जनता के साथ साझा कर रहे हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा और कहा कि सब जब उनके पास मौका था विकास का, तो कैसे वो घोटाले दर घोटाले करते रहे, परिवार की सेवा में उन्होंने देश को कहीं इतर रख दिया, इच्छा शक्ति दिखाई नहीं पड़ी। आपको लगता है कि ये सच्चाइयों के बीच भी जनता अब इन सब चीजों की तुलना करती हुई देख रही है? बिल्कुल नरेंद्र जी, जनता देख रही है कि पिछले 10 साल में क्या क्या कदम लिए गए हैं। वो राष्ट्र की सुरक्षा से लेकर विकास की कई पहलू आप देख लीजिए, सारी चीजें इतने तेजी से काम हुआ है, कई चीजें, बड़े बड़े फैसले हुए हैं, पैसे उसके लिए ईयरमार्क हुए हैं। सुरक्षा को लेकर देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देख लीजिए, तो जहाँ पे बड़े फैसले लिए गए, ये फैसले पहले भी ले जा सकते थे। देखिए, अभी जो, क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है, सवाल यही आ रहा है कि ये सारा काम क्यों नरेंद्र मोदी जी की सरकार को करनी पड़ी? क्या ये पहले हो नहीं सकता था? क्या पहले ये सुविधाएं हम पहुंच नहीं पाते? तो उसका बात यही है कि जो पिछले सरकारें रहे तो कुछ तो करते रहे, कुछ ये नहीं है कि विकास नहीं किए, लेकिन जिस परिमाण में, जिस गति से होना था, वो चीजें नहीं हुई। यही बात प्रधानमंत्री लोगों के सामने रख रहे हैं। लोग भी देख रहे हैं कि तो पहले परिस्थिति क्या थी, अब थी। देखिए, आप रिलीजियस टूरिज्म को लेकर अभी बात हो रही थी, द्वारका जैसा शहर हो, पुरी जैसा शहर हो, अयोध्या हो। देखिए, यहाँ पे ये अपने आप में ये जो रिलीजियस धार्मिक जो टूरिज्म है, पर्यटन जो है, ये अपने आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर दी है। ये एक नया ग्रोथ स्टोरी है, ये एक आर्थिक ग्रोथ स्टोरी है। आप देखिए, 1-2 साल में अयोध्या तिरुपति जैसा बन जाएगा। तिरुपति पहले क्या था? केवल पहाड़ पर एक मंदिर था जी, पिछले 100 साल पहले देखे गए, लेकिन धीरे धीरे करके तिरुपति बहुत बड़ा ये हो गया है। और अब अयोध्या की जो रिकॉर्ड आ रहा है, जिस तरह श्रद्धालु वहां जा रहे हैं, केवल 25 करोड़ डोनेशन हुआ है मंदिर के ट्रस्ट पे। 25 करोड़ कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है। इसका मतलब है ये सारे चीजों जो एक्टिविटी है, टूरिस्ट एक्टिविटी या धार्मिक रिलीजियस एक्टिविटी, आप देख लीजिए, जिसके वजह से अयोध्या जैसे जो इलाका है उसके आसपास 10 ऐसे जिला है जो बैकवर्ड माना जाता है, वो कई सब जगह पर बहुत बड़ा असर पड़ा। बिल्कुल, एक मल्टीपल इफेक्ट भी, एक फायदा भी उसको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर से जब टाइमली प्रोजेक्ट्स डिलीवर होते हैं तो एक विश्वास बहाली का माहौल भी बनता है, चाहे वो देश की जनता हो या फिर निवेश करने वाले लोग हों, तो एक विश्वास का वातावरण बनता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जपन जी आपका भी, शेखर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं।
कितना पसीना बहाते हैं। कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं। हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर। मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति को आज नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कौन से प्रमुख विचार प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से साझा किए, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को नमन करने के साथ मन की बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं आज हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। पीएम ने नमो ड्रोन दीदी का जिक्र किया और कहा कि कुछ साल पहले तक किसी ने सोचा नहीं था कि गांव देहात की महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी। कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी धरती माँ को बचाने में देश की मातृ शक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण और नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में देश की महिलाएं कमाल का काम कर रही हैं। केमिकल से हमारी धरती माँ को बचाने में देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है। देश के कोने-कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही है। आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहत इतना काम हो रहा है, तो इसके पीछे पानी समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस पानी समिति का नेतृत्व महिलाओं के ही पास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की सफलता बहुत ही प्रेरणादायी है। मातृशक्ति ने दिखा दिया कि समुचित अवसर मिलने पर विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर अब पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली आज भी दिन भर सुर्खियों में बना रहा। बंगाल सरकार के मंत्री संदेश खाली में आज नजर आए, लेकिन ममता सरकार ने सिविल सोसाइटी के लोगों को संदेश खाली जाने से रोक दिया। वहां की सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भाजपा लगातार इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रही है, तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को भी वहां जाने से रोका जाता रहा है और ये पूरा मामला लगातार दिन ब दिन गर्माता दिखाई पड़ रहा है।
टीएमसी पर लगते आरोपियों के बचाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच रविवार को तनाव और बढ़ गया जब एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली जाते समय हिरासत में लेकर कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हन रेड्डी की अगुवाई में जाने वाली इस 6 सदस्यीय टीम को संदेश खाली से करीब 52 किलोमीटर दूर भुजेरहाट में रोक दिया। टीम ने सरकार पर संदेश खाली की सच्चाई छिपाने की कोशिश का आरोप लगाया। We were arrested by citing section 151 CRPC। यहाँ बिठाए, वहाँ से ले गाड़ी में बिठाए के यहाँ तक लाए। यहाँ पूरा बेल बॉन्डिंग या पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद अब रिलीज करे। वहाँ कुछ 144 सेक्शन नहीं था, हम कुछ करे भी नहीं। 70 किलोमीटर पहले अरेस्ट करे, यही काली बंगाल में होता है। दिलचस्प बात यह रही कि धारा 144 का हवाला देकर फैक्ट फाइंडिंग टीम को तो रोक दिया गया, लेकिन राज्य के मंत्रियों सुजीत बोस और पार्थ भौमिक को संदेश खाली का दौरा करने की अनुमति जरूर दी गई। इन्होंने ग्रामीणों को मामले का हल निकाल लेने का आश्वासन दिया। हम लोग ग्रामवासी के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको कोई कुछ प्रॉब्लम है, वो हम लोग प्रॉब्लम जो लोग लिख के दिया हम लोग लिया है और हम लोग बोले समाधान करेगा हम लोग। लेकिन मंत्रियों का आश्वासन काम नहीं आ रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेश खाली के बेरमाझूर में एक बार फिर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। फैक्ट फाइंडिंग टीम की गिरफ्तारी से भाजपा भड़की हुई है। भाजपा संदेश खाली के हालात की तुलना नंदीग्राम से कर रही है। लोगों ने भूमि पर कब्जे, यौन उत्पीड़न और इलाके में लोकतंत्र की हत्या समेत कई गंभीर आरोप लगा रही है। तृणमूल कांग्रेस सरकार की पुलिस ने 2 महिलाओं को देकर 164 कराया है। इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट 164 होता है, आपको पता है। तो अगर रेप नहीं हुआ तो 164 कहां से हुआ? नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है उनके हाथ में केस सुपुर्द करना चाहिए। कई महिलाओं द्वारा तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाने के बाद संदेश खाली में अशांति फैल गई। 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर भीड़ के हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार है। हालांकि ईडी ने 3 बार नोटिस दिया है। शाहजहां के 2 सहयोगी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा है कि टीएमसी नेता और सहयोगियों के खिलाफ यौन शोषण और भूमि हड़पने की 50 शिकायतें मिली हैं। प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर हम अधिक बातचीत करेंगे। इससे जुड़ा हमारा विशेष भी है संदेश खाली महिला उत्पीड़न पर ममता की निष्ठुरता, क्योंकि वो मौन नजर आ रही हैं राज्य की महिला मुख्यमंत्री, और किस प्रकार से संदेश खाली का एक गलत संदेश देश भर में जा रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ में प्रकाश चंदालिया जी हैं, एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता पश्चिम बंगाल से। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल पहला यही कि सर, आज भी हमने देखा कि एक बार फिर से सिविल सोसाइटी के लोगों को रोका गया, जबकि मंत्री वहां पर एक प्रकार से जनसभा करते या लोगों के बीच में दिखाई पड़ रहे हैं, और उनसे महिलाएं गुहार भी लगा रही हैं, बावजूद उसके खाना पूर्ति दिखाई पड़ रही है। अरेंद्र जी, आज इस घटना को 52 दिन हो गए। हर उस व्यक्ति को, हर उस संस्थान को, हर उस एजेंसी को इस सरकार ने रोकने का काम किया है जो वहां जाकर के सच्चाई दिखाने का काम कर रही है। मुश्किल इस बात की है कि एक सच को दबाने के लिए यदि आप एक बार झूठ बोलते हैं तो उस झूठ की बुनियाद को मजबूत करने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़े। हजारों की संख्या में महिलाओं ने वहां पर मीडिया कर्मियों के सामने अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने आर्तनाद को प्रकट किया है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है उनके कानों पर अभी तक उनकी आवाज नहीं पहुंची। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों का ये 3रा दौरा है। वे लोग आज गए, वे कल भी गए, कुछ दिन पहले भी गए। वहां की महिलाएं बार बार उन्हें कहती हैं कि हम पुलिस के पास जाकर के शिकायतें नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस के पास जाने पर पुलिस हमेशा यही कहती है कि आप उसी शाहजहां के पास जाइए या वो लोग जो गिरफ्तार हो चुके हैं उन्हीं के पास जाइए और वही समाधान मिलेगा। ये कैसा न्याय है? माँ माटी मानुस की बात करने वाली सरकार हर उस व्यक्ति को रोक रही है, पत्रकारों को अरेस्ट किया जा रहा है, वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा।
प्रकाश जी, महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि जब अब बिल्कुल खुला सब चीजें दिखाई पड़ रही हैं, एक संरक्षण किस प्रकार से एक व्यक्ति विशेष को मिल रहा है जो वहां पे एक तरीके से आम लोगों के लिए कितनी परेशानियां, मुश्किलें खड़ी कर रहा है, उसके बाद भी क्या बंगाल की जनता इन सब चीजों को देख रही है, समझ रही है कि आखिर चल क्या रहा है? लोकतंत्र के नाम पर किस प्रकार से लोगों का दमन किया जा रहा है? आर्येंद्र जी, ये लोकतंत्र के नाम पर नंगा नाच चल रहा है। पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर के जो एक माहौल बना है, वो ममता बनर्जी की साख को कमजोर कर रहा है। उनके प्रति एक आम धारणा थी कि वे गरीब लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती। लक्की भंडार यहाँ की पॉपुलर योजना है जो महिलाओं के लिए है। उसमें पहले 500 रुपए दिए जाते थे, अभी 1000 या 1200 रुपए भी दिए जाते हैं। लेकिन महिलाएं कह रही हैं, ये क्या हमारी इज्जत के बिना पर ये 1000 रुपए दिए जा रहे हैं? आप लक्की भंडार का 1000 रुपए देती हैं और आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता जो दबंग हैं, वे लोग हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। पार्टी कार्यालयों में ला करके किसी न किसी बहाने से खूबसूरत महिलाओं को, नौजवान महिलाओं को, बहुओं को, सुबह यदि माँ को पकड़ के ले आए तो रात को उनकी बेटी चाहिए, सुबह अगर सास आ गई तो रात को बहू चाहिए। और जब तक उनका, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये बातें हमें करनी पड़ती है एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर में, कि जब तक उनका मन नहीं भर जाता वे उन महिलाओं को नहीं बख्शते। और ये आवाज कोई विपक्षी पार्टी की महिलाएं ऐसी नहीं है। महिलाएं बार बार कहती हैं कि हमने तृणमूल को वोट दिया है। अब इस वोट का भी एक गणित आर्येंद्र जी मैं आपको बताऊं कि पिछले पंचायत चुनाव में इस संदेशखाली अंचल में 347 सीटें, 347। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 347 में से 323 सीटों पर तृणमूल के निर्विरोध प्रत्याशी जीते। बिल्कुल, ये मामले सारे सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे कि आखिर वहां पे लोग चुनाव हो ही नहीं पा रहे हैं, खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, इस प्रकार की गुंडागर्दी रही थी। जी प्रकाश, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं, मैं समझना चाहता हूं कि मां माटी मानुष के नाम पर परिवर्तन की बयार को लेकर ममता दीदी आई थी। वो संघर्ष उन्होंने किया जिसके लिए सब कोई उनका मुरीद था कि आखिर उन्होंने एक लेफ्ट के उस दमन को हटाया। लेकिन अगर वही दमन एक दोबारा से दुष्चक्र के तौर पर दिखाई पड़ रहा है तो रास्ता जा कहां रहा है? अरेंद्र जी, मां माटी मानुष ममता बनर्जी का नारा था और इसी नारे पर भी 2011 में सत्ता में आए। लेकिन आज मां माटी और मानुष का नारा जो है, उसकी परिभाषा जो है वो बदल गई है। मां की इज्जत लूटी जा रही है, गरीबों की माटी, किसानों के खेत लिए जा रहे हैं। बीघा के बीघा खेत जो है, जो सरकार ने पट्टे में दिए थे उन लोगों के नाम में, पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनका वितरण किया जाता था, वो सादे कागज पर दस्तखत करा करके उनकी जो माटी है वो छीन ली जा रही है, उनकी जमीनें छीन ली जा रही हैं। और कर कौन रहे हैं? उन्हीं की पार्टी के मानुष। तो मां माटी और मानुष की ये जो परिभाषा है, ये आज बंगाल में एकदम गलत साबित हो गई है। और ये आर्तनाद हजारों महिलाओं का है। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। अपनी बेटियों को उन्होंने अपने अंचल से बाहर कर दिया। कईयों के पति जो रोजगार के लिए बाहर आसपास के इलाकों में काम करते थे, उन्होंने कलकत्ता शहर या दूसरे अंचलों में रहना शुरू कर दिया है, कहीं उनकी पिटाई होगी। और ये सारी चीजें किसी एक मीडिया में नहीं कि कोई मीडिया किसी का पक्ष ले रहा है, खुल करके आ रही हैं। बिल्कुल, और प्रताड़ित हो रही महिलाएं या जिन्होंने इस पूरे दमन को झेला है, वो खुद अपनी आप बीती बयां कर रही है। उसके बाद में किस सबूत की जरूरत है? सच और न्याय को आगे लाने के लिए अपने आप में ममता सरकार को आगे आना चाहिए। प्रकाश जी, वक्त फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा लगातार जमीन पर तेजी से काम करती दिखाई पड़ रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी संगठन से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तो भाजपा अध्यक्ष ने मोदी सरकार की उपलब्धियों तो सोशल मीडिया के द्वारा जनता के साथ साझा की। इधर कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों में पहुंचे तो राज्य के भाजपा संगठन की तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के साथ जुड़ते नजर आए। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। 370 का लक्ष्य हासिल करने के लिए पार्टी के बड़े नेता बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर उन्हें जीत का मंत्र दे रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी वादा किया उसे पूरा किया। 10 साल के अंदर देश में बड़े बदलाव हुए हैं। ये जो सम्मेलन बुलाया है विजय का संकल्प लेने का, ये सम्मेलन 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने के संकल्प का सम्मेलन है। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश के अंदर ढेर सारे परिवर्तन किए। ये 10 साल भारत के विकास के 10 साल रहे। ये 10 साल भारत के 60 करोड़ गरीबों के कल्याण के 10 साल रहे हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की लाभकारी योजनाओं से लोगों को हो रहे लाभ के बारे में लिखा। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की अनेकों लाभकारी योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों को मिला है और उनके जीवन में बदलाव आए हैं। देश भर में भाजपा के लाखों कार्यकर्ता आज 25 फरवरी से 5 मार्च तक इन करोड़ों लाभार्थियों से व्यक्तिगत जनसंपर्क करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन जुटाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भरोसा जताया कि इस बार भी देश की जनता मोदी की गारंटी को वोट करेगी और एनडीए की सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सबने प्रण लिया है कि अब की बार 400 पार मोदी जी को सीटें जिताएंगे, फिर एक बार एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मोदी की गारंटी पर देश की जनता फिर एक बार वोट करेगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है देश मजबूत हुआ, सुरक्षित हुआ, संपन्न हुआ और किसानों की आय को आगे बढ़ाने का काम भी हुआ। उधर बिहार में भाजपा प्रदेश कार्यालय में ग्राम परिक्रमा यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि ये रथ गांव-गांव जाकर बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को एकत्रित करने के लिए रवाना किया गया है। एक नया विकसित भारत, विकसित बिहार का स्वरूप देने का, एक माहौल खड़ा करने का, एक वातावरण बनाने का ये यात्रा शुरू किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बसपा सांसद रितेश पांडे ने भाजपा का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन में सहयोग देने के लिए बीजेपी के साथ जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों परीक्षार्थियों ने राहत की सांस ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के चलते परीक्षा को तुरंत निरस्त करके जांच का आदेश दिया है। साथ ही युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम योगी ने पेपर लीक के घटना को राष्ट्रीय पाप कहते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर उन तत्वों से सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने की बात कही है। सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे।
क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। बीते करीब 10 वर्षों में मोदी सरकार की सामाजिक आर्थिक योजनाओं का असर देश में तेजी से दिखाई देने लगा है। ग्रामीण भारत में लोगों का औसत खर्च 10 साल में करीब दोगुने से ज़्यादा हो गया है, जो दिखाता है कि ग्रामीण भारत में लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा पहुंच रहा है और लोग ज़्यादा खर्च करने की स्थिति में है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश का हर तबका लगातार विकास कर रहा है। शहरी आबादी के साथ साथ ग्रामीण आबादी पर भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से विशेष ध्यान दिया गया, उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-2023 की रिपोर्ट बताती है कि देश की ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर तेजी से सुधर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग क्षमता में वृद्धि हुई है। 2011-2012 के मुकाबले 2022-2023 के दौरान प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोग व्यय दोगुना से अधिक हो गया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES के आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान खर्च 1430 रुपये से बढ़कर 2022-2023 में 3773 रुपये प्रति माह हो गया है, जबकि शहरी परिवारों में 2630 से बढ़कर 6459 रुपये हो गया है। 18 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में औसत MPCE 6 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है। साल 2004-2005 में ग्रामीण कंजप्शन 579 और शहरों में कंजप्शन 1105 था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 552% और शहरी क्षेत्रों में 484% की बढ़ोतरी को दिखाता है। जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, उसका सीधा फायदा शहरी और ग्रामीण लोगों तक पहुंचता दिख रहा है। न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, बल्कि देश में गरीबी की रेखा के नीचे से लोगों की संख्या में भी कमी हो रही है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत साफ दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। चुलबुला बनूं, जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प, विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आगामी सत्र 2024-25 से कक्षा 1 में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल होनी चाहिए। ये निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों और 2009 के RTE एक्ट के तहत दिए गए हैं। अभी पहली कक्षा में दाखिले के लिए सभी राज्यों में उम्र सीमा एक समान नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षा 1 से दाखिले की उम्र 6 वर्ष कर दी गई है। गौरतलब है कि 2024-25 सत्र के लिए प्राथमिक कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। तो इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। देवघर में CGD के तहत पाइप्ड नेचुरल गैस का उद्घाटन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। इसके साथ ही संथाल परगना प्रमंडल में PNG प्राप्त करने वाला देवघर पहला जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ अंतागढ़ हुरतराई के जंगलों में कोयली बेड़ा इलाके में उस समय हुई जब जिला रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर थी। कांकेर SP IK एलेसेला ने घटना की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मामला आजकल फिर से सुर्खियों में है। ACB और EOW राज्य भर में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घर पर छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के भरवारी कस्बे में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट होने के बाद आग लग गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बराही फाटक के पास इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नफे सिंह राठी एवं एक अन्य की गोलीबारी में मौत हो गई है। 4 पहिया वाहन में सवार होकर आए हमलावरों ने नफे सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। घटना में 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद अयोध्या पहुंचकर पत्नी समेत रामलला का दर्शन पूजन किए। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद दिल्ली में भारत सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्नी संग अयोध्या पहुंचे। तमिलनाडु के चेन्नई में भारतीय तटरक्षक दल ने अपने 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर डे एट सी का आयोजन किया। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन, पता का चाय, गजब का स्वाद, और जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो।